मित्रों, आज का एक प्रसंग हम उठाते हैं कि बीज पैदा कैसा होता है और कैसे हम मनुष्य है, जीवन है या जानवर है, योनि कैसे निर्धारित होती है कि हम हमारा जन्म किस योनि में होगा। ये बीज लाया कौन पृथ्वी पर? हम गेहूं, सेब, अनार, दुनिया भर के फल फूल, अनाज, इतनी सारी वनस्पतियां, तो इन सब के बीजत्व को आया कैसे, कहां से? साइंस के अंदर भी हमने पढ़ा है, तो उसके अंदर कॉस्मोलॉजी, नॉन कॉस्मोलॉजी की थ्योरी आती रहती है, दैत्यवाद, अदैत्यवाद की अनेक थ्योरी आती है, कार्बनिक अकार्बनिक तत्वों के बारे में बात की जाती है। तो जब विज्ञान भी जब चुप हो जाता है, तो वो भी विवेकानंद के उस दर्शन शास्त्र पर चला जाता है और कहता है कि इस सब प्रश्न का उत्तर दर्शन शास्त्र ही दे सकता है। अब इसी दर्शन शास्त्र को उधेड़ बुनकर एक लंबे समय तक, बस यूं समझो को 10 साल तक इसके लगातार कुछ चीजों को चिंतन किया, तो मैं उसके जो गुणात्मक और सैद्धांतिक विवेचनों के जो आधार है उस पर तो एक लंबी चौड़ी बात होगी, उसको अपन बाद में छेड़ेंगे, लेकिन ऊपरी तौर पर उसको चर्चा के रूप में बात करें। और अंत में जितने भी साइंटिस्ट भी बात करते हैं, न्यूक्लिक अम्ल बने, फिर एसिड बने, इससे हुआ, जो आपकी थ्योरी आती है बीज बनने की या पृथ्वी पर जीव उत्पन्न होने की थ्योरिया, उसका जो तथ्यात्मक दार्शनिक जो तथ्य प्राप्त होता है वो इस रूप में आता है कि प्रकृति की अनवरत ऐसी अनेक क्रियाएं हैं जिसके विभिन्न रूपों में परिवर्तित होने पर अपने आप उन रासायनिक समीकरणों से पहली बार किसी पौधे का या किसी बीजत्वकार के रूप में उसका विकास होना शुरू होता है। फिर वो स्वयं उत्पन्न होने के बाद अपने आप बीज बनना या बीजों का संचरण या पैदा करना वो शुरू कर देता है, और ये सदैव चलता रहता है। जैसे इसको उदाहरण को तौर पर समझाने के लिए बिहारी के एक दोहे को अपन माध्यम बना ले, जिसमें वो उदाहरण के थ्रू समझाते हैं स्वाति नक्षत्र की बात करते हुए कि स्वाति नक्षत्र होना चाहिए और बारिश की बूंद, एक ही बारिश जैसे हो रही है, बूंद इसकी गिरती है, तो स्वाति नक्षत्र के अंदर सांप के मुंह में वो पानी जाने से जहर बन जाता है। वही बारिश की बूंद केले के पत्ते पर गिरती है तो कपूर बन जाती है, और वही बारिश की बूंद किसी सीप के अंदर गिरती है तो मोती बन जाती है। तो क्या हुआ? ये प्रकृति में एक क्रिया हुई बारिश होने की, स्वाति नक्षत्र था, 3 अलग अलग जीवों में या वस्तुओं में उसका संपर्क हुआ। नक्षत्र के कारण उस समय की जो प्रक्रिया थी ब्रह्मांड की शक्तियों की, वो किसी न किसी अलग ऊर्जा का संचरण कर रही थी, और उन पदार्थों में ऐसे कोई केमिकल पहले से निहित थे, तो उस केमिकल की शक्तियां, वातावरण की शक्तियां, नक्षत्र की शक्तियां और ब्रह्मांड की जो पंच तत्व है, पानी भी पंच तत्व है हमारा, उन सबका संलयन हुआ, मोती, जहर और कपूर का जन्म होना शुरू हो गया। ऐसे ही हम हिमालय में भी अनेक चीजों को देखते हैं कि ऐसे फूल हैं, ऐसे ही अनेक जड़ी बूटियां, ऐसे वनस्पति जो कभी 40 साल में एक बार, कभी 100 साल में, कभी 10 साल में, सबका अलग अलग कालखंड है और उसी समय वो पैदा होते हैं। ऐसे ही विभिन्न कालखंडों में हमारे ज्योतिष शास्त्र में भी आप देखोगे कि बांटा हुआ जो हमारा भारत का समृद्ध खगोल शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र का जो तारतम्य है दोनों में, तो उसमें भी अनेक तिथियां आज भी बताई जाती है। सूर्य ग्रहण कब होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा, इतने सालों बाद सूर्य ग्रहण होगा, 500 साल बाद क्या होने वाला, वो भी गणना करके हम बता सकते हैं। और वैज्ञानिक भी नासा के उनके वही तथ्य लेकर वही बता रहे, हाँ ये होता है। अर्थात नक्षत्रों के परिभ्रमण काल और उनके परिवर्तन होने की विभिन्न दशाओं में पृथ्वी के उत्पन्न होने और उसके प्रलय की स्थितियां, हर साल पृथ्वी के घूर्णन से मौसम बदलते हैं, अलग अलग। जैसे ही मौसम बदला, प्रकृति की फिजा बदली, स्तर बदले और मौसम के अनुरूप परिवर्तन आने शुरू हो गए। ऐसे ही हो सकता है कि 100 साल, अरबों साल या 100 साल, जो भी उनकी घटनाक्रम है, जो उस घटनाक्रम पूरा करते ही नई कोई शक्ति सृजित होती है जो पृथ्वी के प्रलय का कारण बननी
शुरू हो जाती है, जो हम समझ नहीं पाते, इसी को दर्शन कहते हैं। ऐसे ही जो जो बीज हमारे सामने आए हैं वो कभी न कभी इस ब्रह्मांड की अनेक ऐसी क्रियाएं विभिन्न नक्षत्रों में हुई है, जिनके कारण उस पौधे का, उस वनस्पति का, उस बीजत्व का जन्म होना शुरू हुआ है। फिर वो पहले उस पौधे से जन्म के बाद वो पौधा स्वयं अपने बीजों का उत्पादन करना शुरू कर देता है। तो उसके लिए रासायनिक तत्व, मिट्टी के अंदर होने वाले ऐसे कोई तत्व, जैसे कपूर को केले के पत्ते की जरूरत है, आम के पत्ते में कपूर नहीं बनता है, केले के पत्ते में बनता है। सांप के मुंह में जहर बनता है, मोर के मुंह में नहीं बनता है। समझ में आ रही बात? तो ये उस वनस्पति विशेष का उत्पादन पृथ्वी विशेष की उस मिट्टी में, नक्षत्र विशेष की शक्तियों में, उस ब्रह्मांड की खगोलीय दशाओं में, जिसमें परिभ्रमण काल उसका बृहस्पति का चलायमान मंगल, बृहस्पति, जिनके कोई ऐसे सर्कमटेशन होंगे कि इतने एंगल पर ऐसा होगा यूं, और सब घटना इकट्ठी हो जाती है। तो ऐसी आदित्य शक्ति निर्मित होनी शुरू हो जाती है, जिससे वो एक जन्म के रूप में आकार लेनी शुरू हो जाती है। जैसे अपन एक साधारण भाषा में समझे कि अपने बालों के अंदर हमने कभी गंदगी है, मैल है, हमने सफाई नहीं की, कुछ जो भी हुआ, तो हमारे अंदर ऐसी गंदगी के कारण या सफाई नहीं करने का कारण, ऐसे कोई मेल के कारण कोई ऐसे केमिकल उत्पन्न हो गए, ऐसा तादम्य उत्पन्न हुआ कि उसके अंदर जू पैदा होनी शुरू हो गई। जू किसी ने बाहर लाकर तुम्हारे अंदर डाली नहीं है, वो अंदर पैदा हो रही है। ऐसे ही तुम्हारे शरीर में पहले कीड़े नहीं थे, लेकिन आपने शक्कर ज्यादा खाई और कीड़े हो गए। फिर कोई दवाई ली और आपने केमिकल बदल दिया और शरीर का बैलेंस बैठा दिया, हार्मोन्स की स्थितियों को नियंत्रित कर लिया, तो कीड़े बंद हो गए। तो उस कीड़ों को जन्म लेने के लिए जो एनवायरमेंट और जो शक्तियां, जो रसायन, जो हार्मोन्स की प्रक्रिया जरूरत थी, जब बन जाती है तो शरीर उन चीजों को पैदा करना शुरू कर देता है। ऐसे ही ब्रह्मांड के अंदर नहीं बीजत्व की जो शक्तियां है वो उत्पन्न हो जाती है। ऐसे ही कोई बच्चा भी है, सूक्ष्म स्तर पर इसी बात को कई रूपों में अपन ढाल दे या बना दे, बताएं, तो आप देखोगे कि एक बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, क्योंकि उसका लेवल, उसको समझाने तक जो भाषा चाहिए, जो एकाग्रता चाहिए, उसमें नहीं आ रही है। लेकिन किसी न किसी समय वो एकाग्र होकर इस चीज को पढ़ा रहा है, और कोई टीचर ऐसा है जो उसके लेवल पे जाकर उसको समझा रहा है और विषय उसको समझ में आना शुरू हो गया। तो जो समस्या थी वो अब नहीं रही है, वो उसके दिमाग के अंदर विचार और नई शक्ति उसको समझने की आनी शुरू हो गई। ऐसे ही प्रकृति के अंदर भी अनेक नए सर्कमटेशन उस ब्रह्मांड की शक्तियों और उसके विभिन्न प्रकार के एंगलों के विचलन मात्र से तथ्यात्मक या मूर्त रूप में अमूर्त शक्तियों के द्वारा वस्तु उत्पादित होनी शुरू हो जाती है। लेकिन जरूरत इस बात की होती है कि समय, नक्षत्र, रसायन, प्रक्रियाएं सब एक दिशा में होनी जरूरी है। यदि उस दिशा में आप नहीं हो तो फल आपको नहीं मिलेगा। जैसे होगा क्या, देखो, पानी की बूंद गिरी सीप में, लेकिन जब तक वो मोती नहीं बने तब तक यदि वो नहीं हिलना चाहिए तो नहीं हिलना चाहिए। यदि किसी ने पानी को हिला दिया तो वो मोती बनेगा नहीं। क्यों ऐसा? जैसे पानी को उबलने के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान चाहिए, यदि आप 70 पे भी पानी उबालते हो तो भाप नहीं बन रहा सपोज। समझ में आ रही बात? तो प्रत्येक क्रिया के उत्पन्न होने, अवस्था के परिवर्तन होने, नई वस्तु में कन्वर्ट होने के लिए विभिन्न प्रकार की तथ्यात्मक चीजें हमारे अंदर होनी जरूरी होती है। यदि हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो वो वस्तु है, वो क्रियाएं, वो भाव हमारी उस सर्कमटेशन की परिधि के अंदर परिवर्तित कभी हो नहीं पाते हैं। तो अनेक बार हम प्रयास करते और हम कहते हैं कि हम वो प्राप्त नहीं कर पा रहे। तो प्राप्त नहीं करने के पीछे का कारण क्या है? आपके अंदर की कोई ना कोई चीज जो है वो कमजोरी में है। या तो आपका ध्यान कमजोर में है, या आपके विषय के प्रति समझने की जो प्रक्रिया होनी चाहिए, मानसिक चिंतन की दशाएं, वो सही नहीं है, या कोई समझाने वाला जो बाहरी तत्व एनवायरमेंट वो सही नहीं है। सब कुछ है, लेकिन एक भी कुछ स्तर पर भी कम हो गया तो आपको उचित वो परिणाम नहीं मिलता है। अवस्था परिवर्तन, नवी वस्तु का उत्पादन और उस परिवर्तन की दशा में उत्पन्न होता है। अक्सर हम इन चीजों को समझ नहीं पाते,
हम उसको जादू मानते हैं। जादू नहीं, प्रकृति अपने आप में जादू है। क्यों? क्योंकि प्रकृति को जितना हम समझते हैं, इसके अलावा किसी का कोई जादू नहीं है, क्योंकि हमारी समझ से परे है वो, और वो इतनी परे है समझ से, क्योंकि तुम्हारी समझ जब उत्पन्न होती है और तुम्हारे अंदर कोई अद्वितीय भाव सृजित हो जाते हैं और शक्ति के रूप में, तो प्रकृति के अंदर नया आकार उत्पन्न हो जाता है। इसलिए प्रकृति कभी पूर्ण है ही नहीं। वो शक्तियों के विभिन्न प्रकार के योगात्मक स्थितियों पर नव सृजन का सिद्धांत उसमें सदैव नीत रहता है। इसलिए प्रकृति हर समय नए रूप में आती है, क्योंकि जिस प्रकार के तुम भाव पैदा करोगे, जिस प्रकार की तरंगें पैदा करोगे, ब्रह्मांड जितने तरंगों को सही दिशा में लाएगा, तो हर बार अलग अलग तरंगें अलग अलग चीजों का सर्जन करनी शुरू करती है। यह अनवरत क्रिया है। वो दर्शन की उस प्रक्रिया को समझने से हम बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। किताब से रटकर हम ये समझ सकते हैं कि हवा और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला तो H2O तो जल बन जाएगा। दो मिलाए जल बना ना। अब आप पूछो जल कहां से बना, पहले जल कौन लाया? तो या तो जल डायरेक्ट आया, या फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन पहले आए, हुआ ना। तो फिर ऑक्सीजन कौन लाया? तो ऑक्सीजन उत्पन्न करने की कोई प्रक्रिया में और रसायन है जिसने ऑक्सीजन को उत्पन्न किया। ऐसे ही एक चीज अपने आप में शक्ति है। अभी मैं ये विचार आपको दे रहा हूं, आपके अंदर नई शक्ति उत्पन्न होगी, तो मेरी शक्ति वैचारिक उस आध्यात्मिक जो चिंतन आपको दे रही है, और आपकी आध्यात्मिक तरंगे यदि ब्रह्मांड की तरंगों को और तेज गति से प्रभावित कर लेती है, तो विवेकानंद कि गुरु इतने फेमस नहीं है, लेकिन विवेकानंद फेमस है, ऐसे तुम भी फेमस हो जाओगे। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। यही प्रकृति है। अर्थात इस प्रकृति ने क्या किया? नव सृजन और बड़े रूप में लाना शुरू किया। तो बस ये पूर्ण संसार तरंगों की उस जादू शक्ति का खेल है। आप उन तरंगों को कितना अपने जीवन की समग्र सोच के अंदर, अनुभव के अंदर भावात्मक आनंदात्मक स्थिति में ले जा पाते हो, उतने ही वैचारिक स्तर पर आपके तत्वबोध, ज्ञानबोध और भावबोध विकसित होने शुरू हो जाते हैं। किताबें छोटी पड़ जाती हैं। प्रकृति के अंदर विचरण करने वाली सूक्ष्म तरंगे आपके मस्तिष्क की तरंगों की एंटीना से कनेक्ट होकर, जो गौतम बुद्ध कभी ज्ञान छोड़ के गए और आपके अंदर वो साधना आनी शुरू हो गई है, तो गौतम बुद्ध का ज्ञान बिना किताबों के भी प्रकृति आपके अंदर इंस्टॉल करना शुरू कर देती है। यह चीज हमें इस सभ्यता को सिखानी पड़ेगी कि हमें ब्रह्मांड की शक्तियों के तारतम्य बनाने वाली सत्ता या समाज के अंदर वो सभ्यता विकसित की जाए। आप देखिएगा, यही सतयुग का पावर है। सतयुग के पहले किताबें कहां थी? प्रकृति की शक्तियों ने उनके ज्ञान को इतना अबद्ध कर दिया कि उन्होंने जो प्रकृति के बारे में वेदों के अंदर जो लिखा है, उससे परे आज भी हम कभी जा नहीं पाए। क्यों? क्योंकि वो शुद्ध ज्ञान था, किसी न्यूटन की परिभाषा नहीं थी। वो प्रकृति के चिंतन करने वाली तरंगों से पोषित मानव सभ्यता का ज्ञान है। इसलिए न्यूटन किसी उस सभ्यता का अंश व्याख्या कर सकता है। उस शक्ति से पोषित होकर उसके अंदर शक्ति को समझने का ज्ञान कभी विकसित नहीं हो सकता है। हम दूरबीन से किसी चीज को देख सकते हैं, लेकिन आंखें बंद करके ब्रह्म ज्ञान को जान नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रकृति की सूक्ष्म तरंगे आपकी ज्ञान तरंगों के साथ योगात्मक स्थिति में कभी आती नहीं है। तो मनुष्य की सभ्यता का मूल कारण है पहले योगात्मक स्थिति में आना, और योगात्मक स्थितियों को प्रकृति की उस तारतम्यमय शक्तियों के साथ सामंजस्य बैठा पाना। जिस समय हम ऐसा कर पाएंगे, एक उन्मुक्त शक्ति होगी जो प्रकृतिवादी होगी, और ये विश्व एक नई ऊर्जा के साथ कार्य करना शुरू करेगा। और न्यूटन के अंदर भी जो विचार आया उस शक्ति को समझने का, एडिसन के अंदर को विचार आया किसी भौतिकवादी बल्ब का आविष्कार करने का, तो आप सभी देखोगे उन्होंने भी किसी न किसी प्रकृति की चीज पर ध्यान लगाया, उसके तथ्यों के अंदर समीकरण पैदा किया। इन चीजों को मिलाने से कुछ नया बना सकते हैं। तो प्रकृति की शक्तियों को समझकर उन्होंने आपको दिया, वो वैज्ञानिक है। ब्रह्मांड में था पहले से, तो उन्होंने ध्यान लगाया, उनको समझ में आया। हम कहीं ध्यान नहीं लगाते। शायद हम इन पत्थरों में, इन पहाड़ों में कहीं ध्यान लगाएं, हम वो पैदा कर दें जो शायद वो नहीं कर पाए।
तो प्रकृति के साथ जो योगात्मक आपका ध्यान लगाने की शक्तियां हैं या उसको बारीकी से समझने की जो शक्तियां हैं कि वो कैसे अपना सृजन करती है, मूल चिंतन और पढ़ाई वही है। और इसको पढ़ना ही मनुष्य की उस परमात्मा और प्रकृति के तादात्म्य में ज्ञान की ओर जाने का सत्य शिक्षा है, जो पुस्तकीय, लोकतांत्रिक और भौतिकवादी शिक्षा से पूर्णता पर है। इसलिए बीज जो पैदा होता है, विचार जो पैदा होता है, वो प्रकृति की उन शक्तियों के तादात्म्य में योगात्मक शक्तियों की स्थिति जो बनती है, योगात्मक स्थिति, स्वाति नक्षत्र, वर्षा की बूंद, समुद्र की पानी की बूंद डालो तो नहीं, वर्षा की बूंद, और केले का पत्ता, सीप, थाली में पानी लो तो नहीं बनेगा, सीप में बनेगा, पानी हिला दो तो नहीं बनेगा। ऐसे प्रत्येक क्रिया में क्रियाएं। ऐसे ही तुम पक्षी देख लो, पक्षी का कोई अंडा दिया और आपने हाथ लगा दिया तो पक्षी उसको फेंक देता है, क्योंकि तुम्हारे स्पर्श मात्र से कोई विकृति पैदा हो जाती है और पक्षी को पता चल जाता है कि अब ये जो जीव पैदा होगा वो अनुकूल नहीं होगा। समझ में आ रही बात? अर्थात प्रकृति नैसर्गिक रूप से एक हमारे छूने मात्र से उस अंडे में विकृति आनी शुरू हो गई। पानी के हिलने मात्र से मोती से बनना वंचित हो गया। तुम्हारी भाव तरंगें विचलित हो गई तो तुम कभी बुद्ध नहीं बन पाते। हम क्यों बुद्ध नहीं बन पाते हैं? क्योंकि हमारी भाव तरंग बार बार विचलित होती है। हम योग भी लगाते हैं तो योग भी विचलन वाला योग है। पूर्णात्मक योग कभी बनता ही नहीं है। पूर्णात्मक योग होने के लिए उन्हें जंगल जाना पड़ता है ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे, प्रकृति का तादात्म्य बना सके। और कैसी योगात्मक स्थिति, पास से कोई निकल जाए, कोई धक्का दे दे, लेकिन उनका योग और भाव जो कभी भी भंग होता ही नहीं। ये एकात्मक स्थिति। प्रकृति अद्भुत शक्ति है अपने आप में, और उस पर समझ विकसित करके यात्रा शुरू कर दो, शायद 100 साल 500 साल, क्योंकि इस यात्रा की तरंगे जब विकसित भी कर लोगे। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, जीव कैसे पैदा होता है? तो जीव पैदा होने का सबसे बड़ा कारण है आपके कर्म, आपकी क्रियाएं, आपके भाव की दशाएं, आत्मचिंतन के अंदर आपने जितनी भी सूक्ष्म क्रियाएं की है और जो भाव तरंगे थी, प्रकृति उन भाव तरंगों को, आपकी आत्मिक तरंग की उस यात्रा को प्रकृति तरंग और ब्रह्मांड की शक्तियों का तादात्म्य बनाती है और अपने आप आपकी आत्मा का रूपांतरण किसी और जीव के अंदर संतरित होना शुरू हो जाता है। तो जो तरंगों का भाव पैदा होकर जो परिणाम आपको प्राप्त हुआ, जैसे गणित हिंदी के अंदर 60 किसी 70-80 मिलाकर आपका 75 बना, ऐसे ही सभी कर्मों का जो भाव आपके अंदर था और प्रकृति की शक्तियों का योग जो था, उससे मिलकर आपके किसी नए अवतार या नई योनि को निर्धारित करना शुरू किया। सूक्ष्म स्तर पर चलता है। इसलिए कहते हैं शरीर अलग है, आत्मा अलग है। कर्म आप कुछ भी करो, सब प्रकृति के अंदर, भाव के अंदर नहीं थे। ये सूक्ष्म पूरा का पूरा पृथ्वी, पूरा का पूरा ब्रह्मांड इन ऊर्जा तरंगों की रूपांतरित शक्तियों के आधार पर नए नए रूपों में परिवर्तित होना शुरू रहता। और यही हमारे जीव की यात्रा है और यही हमारा किस योनि में जन्म होगा। कहते हैं कि हमारे कर्म तय करते हैं। निश्चित तौर पर आपके भाव, आपके कर्म, आपकी जो मूलावस्था है, जो भावात्मक स्थितियां हैं और आपके दिए हुए उपलब्ध शक्तियों का उचित तरह से उपयोग करने का सामर्थ्य। जैसे गौतम बुद्ध के अंदर पूर्ण योगात्मक स्थिति में जाने की शक्ति थी तो बुद्ध तो प्राप्त कर पाए। महात्मा गांधी के कई भी स्तर पर जाकर संघर्ष करने की शक्ति थी। तेंदुलकर को ध्यान लगाने की शक्ति थी तो वो अपने बेस्ट बैट्समैन का प्रमाणित कर पाया। ऐसे ही जितना हम प्रमाणित कर पाते, जो शक्तियां डेवलप कर लेते हैं और जिन भावों के साथ पोषित होते हैं, जिस इच्छाओं के साथ, ईश्वर उन्हीं इच्छाओं के भाव तरंगों से आपके नए कर्मों के आधार पर आपकी योनि की यात्रा भी तय करना शुरू करता है। और यही बस हमारी सनातन संस्कृति और सनातन धर्म का मूल चिंतन है, जिस पर हमें काम करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए जीव पैदा होना या आपके बीच पैदा होना कोई जादू नहीं है और कोई भाग्य नहीं है। यह सब कुछ आपके अंदर निहित शक्तियों से ही तुम तय कर लोगे कि आगे क्या बनने वाले हो। पूर्ण विश्वास, जो मैं कह रहा हूं, कोई अभिमान नहीं, अभिमान नहीं है ये। ज्ञान पर पूर्ण विश्वास है उस प्रकृति पर कि प्रकृति सदैव उसी तरह कार्य करती है और इसी से संरचनात्मक कई परिवर्तन आने शुरू होते हैं। तो
तो हम भी उस यात्रा को समझें, उस पर ध्यान लगाएं। शायद ये ऐसी यात्रा है जिस पर अभी तो खोज करनी बाकी है और नए नए और तथ्य आएंगे। इस पर हम बात करें, उस पर चिंतन करें और इसको जानने का प्रयास करें, तो हो सकता है आने वाला जन्म भी तुम तय करके जाओ कि तुम्हें क्या मिलने वाला है। धन्यवाद आप सभी को कि हम बस उस बीज तरंगों की, प्रकृति की तरह हम भी वो शक्तियों का केंद्रण बने जिससे हमारा विजेत्व निर्धारित होना शुरू हो जाए। धन्यवाद।